कृतिकॉन। मैं जब यंग था तो थोड़ा लापरवाह था और प्यार ढूंढने के लिए उत्सुक था। मुझे लगा क्रेजलिस्ट पर जाकर ढूंढना एक अच्छा विचार होगा। मैंने जो विज्ञापन देखे वो या तो पूरी तरह से नकली थे या फिर डरावने थे। लेकिन कुछ समय तक स्क्रॉल करने के बाद मैंने एक ऐड देखा। ये बहुत छोटा और सीधा था। कुछ सीरियस नहीं ढूंढ रही हूँ, बस अपने प्रेमी के साथ ब्रेकअप हुआ है। मैं सीरियस रिलेशन नहीं चाहती। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे मैसेज करें। उसकी फ़ोटो देख के मुझे जेन्युइन लगा। मैं खो गया था उसे देख के। वो सच में बहुत सुंदर थी, जैसे कि मेरे पहुंच से बाहर। इसलिए मैंने तय किया और उसे एक मैसेज भेजा। उसने रिप्लाई किया और बातें तेज़ी से आगे बढ़ी, सच में बहुत तेज़ी से। कुछ मैसेजेस के बाद वो मुझे उत्तेजक तस्वीरें भेज रही थी। अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। मैं खो गया था। सच में ये बहुत अच्छा था। अब मजाक में मैंने एक मैसेज भेजा, अगर ये सच है तो मेरा नाम एक कागज़ के टुकड़े पे लिख के फ़ोटो भेजो। मुझे यकीन दिलाने के लिए उसने ऐसा किया। मैं ये सब इसलिए किया ताकि उसकी सच्चाई जान सकूं। हमने बात करना जारी रखा। उसने मुझे बताया कि वो किसी को भी सीरियसली नहीं ढूंढ रही थी। उसका अभी अभी किसी लड़के के साथ ब्रेकअप हुआ है और वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। वो बस कुछ फन करना चाहती थी। फिर उसने मुझे अपना पता दिया और मुझे आने के लिए कहा। और सब कुछ तय होने के लिए मैंने उसे फ़ोन किया। उसने पहली घंटे में जवाब दिया। उसकी आवाज़ उसकी तस्वीरों की तरह अट्रैक्टिव थी। उसने कहा कि घर पर वो मुझे वेट कर रही है। ये सब सपने की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त मैं सपने से जग जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सच्चाई थी। जब मैं उस पते पर पहुंचा तो ये एक सुनसान तरह का इलाका था। घर सिंपल सा दिख रहा था, जिसमें लगभग एक लॉन, एक लंबी ड्राइववे थी। मैंने उसे फिर से बताने के लिए फ़ोन किया कि मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से कोशिश की और अभी भी कोई जवाब नहीं आया। मैं अपने आप को समझाने लगा और सोचने लगा, हो सकता है वो बाथरूम में होगी और फ़ोन से दूर होगी। मैं टेंशन दूर करने के लिए कार से बाहर निकला और घर की तरफ जाने लगा। तभी मैंने देखा कि दो आदमी खिड़की पर खड़े हुए थे और मुझे जाता हुआ देख रहे थे। वो दोनों देखने में क्रिमिनल लग रहे थे, जैसे वो दोनों जेल से भाग कर आए हों। एक पूरा गंजा था और उसकी आईब्रो अजीब तरह की थी, जबकि दूसरा आदमी बहुत ही पतला था जिसके हाथों पे टैटू था। और उन्हें देखकर मेरा खून तुरंत ठंडा हो गया। मेरे दिमाग की हर नस मुझे वहां से निकलने के लिए चिल्लाने लगी और बिना एक सेकंड सोचे मैंने मुड़कर अपनी कार की ओर दौड़ लगा दी। मैं कूदकर कार पे बैठा, दरवाजा बंद कर वहां से निकल गया। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं अपने आप को पीछे की ओर देखने से रोक नहीं पाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे पीछे दौड़ने लगेंगे। लेकिन जब घर पहुंचा तो मैं खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। हो सकता है ये गलतफहमी हो, उन लड़कों का उसके साथ कोई लेना देना ही ना हो, लेकिन अंदर से मुझे लग रहा था कि मैंने सही किया। लगभग 1 घंटे बाद लड़की ने मुझे मैसेज किया, तुम एक लूजर हो। ये मेरा बॉयफ्रेंड था और हम मजाक कर रहे थे। मैंने मैसेज देखा और गुस्से के साथ राहत की सांस ली और सोचा तो ये एक्स का हिस्सा था। मैंने सोचा कि ये एक बहुत बड़ा मजाक था, लेकिन मुझे ये भी एहसास हुआ कि मैं बहुत लकी था कि मैं वहाँ से निकल गया। कुछ दिनों बाद एक न्यूज़ चैनल ने एक बहुत ही डार्क स्टोरी सुनाई। एक आदमी ने क्रेगलिस्ट पर ऐड देखी और वो भी उसी पते पर पहुंच गया। वो वहाँ आया तो दो आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे पीटा, लूट लिया और उसे बड़ी मुश्किल से जिंदा छोड़ा। वो अब अस्पताल में अपनी जान के लिए लड़ रहा था। पुलिस ने कहा कि ये एक ट्रैप था और ये वही घर था जहाँ पर मैं गया था। मेरे शरीर के अंदर एक सनसनी सी दौड़ गई। मैं सोच रहा था कि मैं उनका शिकार बनने का कितना करीब था। उन दोनों को अगर मैं नहीं देखता तो उनके चंगुल से मुझे बाहर आना मुश्किल था। ये सोचकर मैं सहम जा रहा था। ये सिर्फ मजाक करने वाले नहीं थे, ये शिकारी थे जो किसी को चोट पहुंचाने के लिए तैयार थे। उन्होंने मुझे नकली वादों और एक सुंदर चेहरे से आकर्षित किया और लगभग मैं उसमें फंस गया था। उस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता। उन आदमियों ने मुझे इस तरह से घूरा जैसे कि मैं पहले से ही उनके जाल में फंस चुका हूँ। और जब मैं वहाँ से निकला तो मुझे बहुत राहत मिली। वो एक बहुत ही बीमार करने वाली सच्चाई में बदल गई। मैं बहुत ही भाग्यशाली था। न्यूज़ में आने वाला आदमी शायद इतना भाग्यशाली नहीं था। सोच रहा हूँ कि सच में कितने लोग उसके जाल में फंसे होंगे।
मैं उसे क्रेगलिस्ट पर ऐड से मिली। ये पोस्ट कुछ भी फैंसी नहीं था, ये बस थोड़ा अजीब और स्वीट सा था, और उसमें कुछ ऐसा लिखा था जैसे किसी के साथ एक ड्रिंक पकड़कर थोड़ा हंसना और थोड़ी बातचीत करनी है। मेरा ध्यान जब इस बात पर गया तो इसने मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ, क्योंकि इसमें मुझे सच्चाई लगी, और मैंने ईमेल पर मेल किया। वो मुझे फ़नी और गुड नेचर के लगे। कुछ हफ्तों के बातचीत के बाद हमने मिलने का प्लान बनाया। हम जहाँ मिले वो एक बार था और भीड़ भाड़ था, लेकिन हमने बैठने के लिए एक शांत कोना देखा और जल्दी से वहाँ बैठ गए। मैंने देखा कि उसके पास नेचुरल अट्रैक्शन था। वो मेरी सोच से भी ज़्यादा फ़नी और अट्रैक्टिव था। उन्होंने मुझे हंसाया और मेरे बातों को सुनकर जिस तरह से रिएक्शन दिया, मुझे लगा कि वो एक ग्रेट लिसनर होगा और शायद फ्यूचर में बहुत ही अटेंशन देने वाला लवर होगा। और जैसे ही रात बढ़ती गई, उन्होंने पास के एक पूल हॉल में जाने की प्रपोजल दिया ताकि हम एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर सके, और मैंने जाने के लिए हाँ कर दी। मुझे ड्राइविंग आती थी, इसलिए मैंने उसे वहाँ ले जाने के लिए कहा। पूल हॉल में हमने कुछ गेम खेले और बातचीत भी की। उन्होंने मुझे इतना हंसाया कि मैं भूल गई थी कि हम अभी ही मिले थे। और फिर अचानक उनका फ़ोन टेबल पर रखा हुआ रिंग करने लगा, और उन्होंने स्क्रीन पर देखा और उनका फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए। मुझे आपको कुछ बताना है, उसने कहा, और मैं स्टक हो गई, ये सोच में कि ये क्या बोलने वाला है। मैं एक दोषी अपराधी हूँ और मैं अभी जेल से बाहर आया हूँ। अब मेरा दिमाग घूमने लगा। मुझे सोचने का टाइम ही नहीं मिला था कि उसने पहले ही कह दिया कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मैं उसके साथ रहता हूँ बट सीरियस नहीं हूँ। मैं बस अपने पैरों पर खड़ा होने तक वहाँ रह रहा हूँ, और मैं पूरी तरह से हैरान थी। ये आदमी जो पूरी शाम दिखने में अट्रैक्टिव और बहुत फनी था, ये क्या कर गया, जैसे कि ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसने एक और बात कही। उसने मुझे अभी मैसेज किया है, वो पहले से ही बार में थी और उसने हमें साथ में देख लिया है। उसे पता है कि मैं आपके साथ हूँ। उस पल में मुझे पता था कि डेट ख़त्म हो गई है। मैं वहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन हम साथ आए थे और मैं उसे वहाँ अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने उससे कहा कि मैं उसे कार तक छोड़ दूंगी, लेकिन ड्राइव के दौरान हमारी वाइब पूरी तरह से स्ट्रेसफुल और अनकंफर्टेबल हो चुकी थी। उसे शराब का नशा हो चुका था, क्योंकि वो रोने जैसा मुंह बना रहा था। शुरुआत में बस उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर ये पूरी तरह से रोने में बदल गया। वो बार बार माफ़ी मांगता रहा, कहता रहा कि वो अपने किए पे पछता रहा है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहना चाहता है। और वो फिर अचानक कार के दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़ा। मेरे अंदर घबराहट बढ़ गई थी। मैंने चिल्ला के कहा, सड़क पर तुम कहाँ उतरोगे? लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जोर जोर से रो रहा था, वो मेरी कोई बात नहीं सुन रहा था। मैं जल्दी से चाइल्ड लॉक करते हुए उसे शांत करने की कोशिश करते हुए चिल्लाई, लेकिन अंदर से डरी हुई थी। मुझे नहीं पता आगे वो क्या करेगा, लेकिन जितना मैंने देखा मुझे लगा ये सिलसिला और बढ़ेगा। वो कुछ बड़बड़ा कर रो रहा था। मैंने जितनी जल्दी हो सके वापस आने पर फोकस किया। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने उसे कार से निकाल दिया और उसे लड़खड़ाते हुए जाते देखा। जैसे ही वो मेरी नज़रों से दूर हुआ, मैं जल्दी वहाँ से निकल गई। मुझे लगा कि ये इसका अंत है, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आया। ये उसकी गर्लफ्रेंड थी। मेरी बॉडी सुन्न हो गई। उसने अपने चेहरे की तस्वीर भेजी, जो चोट लगने से सूज गया था। उसने मुझे बताया कि हमारे डेट के बाद उसने उसे पीटा था। मुझे उसके साथ देखने के बाद उसने पूछताछ की थी और इसी वजह से उसने ये सब किया था। मुझे बीमार सा महसूस हुआ। ये आदमी जिसने मुझे हंसाया था, पहली बार में इतना स्वीट सा लगा था, एक हिंसक राक्षस था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने पूरी शाम उसके साथ बिताया था। वो हंस रहा था, मजाक कर रहा था, जबकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसके बाद जल्द ही उसकी गर्लफ्रेंड और मैं ज़्यादा बात करने लगे। उसने मुझे बताया कि उसने उसके साथ क्या क्या किया, और ये बहुत डरावना था। फिर जल्द ही वो हमेशा के लिए उससे अलग हो गई और हम दोनों दोस्त बन गए। अजीब बात है कि इतना बुरा होने के बाद सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है, लेकिन ये जीवन है। उस रात ने मुझे बदल दिया था। मैंने सीखा कि अपने मन की बात सुननी चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए। अगर कुछ अजीब लगता हो तो शायद वो गलत हो। वो शाम के बारे में जब सोचती हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता है कि उसका शिकार बनने का कितना करीब थी, और ये मुझे याद दिलाता है कि हमेशा सावधान रहना चाहिए और कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मुझे ये लिंक क्रेगलिस्ट की एक ऐड पर अचानक से मिला।
मैं कोई खास नहीं ढूंढ रहा था, बस टाइम पास कर रहा था। लूसिड ड्रीम और सबकॉन्शियस मैसेज की कंस्पिरेंसी के बारे में स्क्रॉल कर रहा था। फिर मैंने एक पोस्ट पर लाइव फीड देखा। एक आदमी स्माइल कर रहा था, हिम्मत है तो देखो। इसमें एक ही लिंक था, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था। इसमें अजीब सी फीलिंग थी। मैंने बिना सोचे समझे लिंक को क्लिक कर दिया। स्ट्रीम बड़ी तेजी से लोड हुई और मैंने एक कमरे के बीच में एक सिंपल सी चेयर पर एक आदमी को बैठे हुए देखा। कमरे में रोशनी भी बहुत कम थी, जिसे सीन में एक क्लिनिकल एनवायरनमेंट बन गया। वो कैमरे की तरफ बिना पलक झपकाए देख रहा था, जैसे आप फैमिली फोटो में किसी सीरियस पर्सन को स्माइल करने की कोशिश करते हुए देखते हैं। स्टार्टिंग में तो ये कोई परेशान करने वाली बात नहीं थी, बस थोड़ी अजीब थी। मैं उसका कुछ करने का इंतज़ार कर रहा था, जैसे कि उसका हिलना मुड़ना या कोई मूवमेंट, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो वहीं बैठा रहा। उसकी आंखें लेंस पे टिकी हुई थी। उसके होठों पर अब भी वही हॉरर स्माइल थी। और मैंने टाइम देखा, ये लाइव चल रहा था। मैंने सोचा कि ये तो अजीब सा है। चैट बॉक्स एकदम खाली है, मेरे अलावा उसके लाइव में कोई भी नहीं था। मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ी। वॉचिंग टाइम 5 मिनट, 10 मिनट और फिर 20 मिनट में बदल गया। वो एक बार भी इधर उधर नहीं हुआ, ना पलक के झपकाई, ना इधर उधर हिलना डुलना। ऐसा लग रहा था कि वो फ्रीज हो गया है, सिवाय उसके छाती के वो ऊपर नीचे हो रही थी। जितना मैं उसे देख रहा था उतना ही अननेचुरल लग रहा था, मानो वो मुझे डेयर दे रहा है देखते रहने की। और अचानक मैंने एक शोर सुना। मुझे लगा ये मेरी इमेजिनेशन है। धीरे धीरे ये बात बहुत गहरी हो गई। पुरानी लकड़ी पर पैरों के चलने की आहट आई। उस आदमी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। धीमी धीमी आवाज़ गूंज रही थी। अब आवाज़ और तेज होने लगी, जो कोई दूर से आ रही थी। और तभी कमरे की दीवार पर एक परछाई नजर आई। मेरी बॉडी स्टक हो गई थी। कोई था कोई वहाँ। मैं स्क्रीन की तरफ झुका और मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। मुझे एक फिगर दिखाई दिया। पहले कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब वो आगे आया तो मैंने देखा कि वो एक आदमी था। काले कपड़े और फेस पे मास्क पहना था। उसके हाथ में हथौड़ा था। पहले उसने लाइव कैमरे पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर कमरे में चारों तरफ देखा। उसने हथौड़ा कस के पकड़ा हुआ था। फिर उसने स्माइल करते हुए आदमी को देखा। उसे देखकर हैकर सुन्न रह गया, लेकिन चेयर वाला आदमी 1 इंच भी नहीं हिला। उसकी स्माइल और नज़रें वैसे ही थी। हैकर हिचकिचा गया। हैकर आगे बढ़ा और मुस्कुराते चेहरे के आगे हाथ हिलाया, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं। हैकर ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया, जिसे मैं समझ नहीं सका। मुस्कुराता हुआ आदमी एकदम चुप था। उसने पलक तक नहीं झपकाई। हैकर पीछे हटा और कुछ बड़बड़ाया और फ्रेम से बाहर चला गया। मैंने स्क्रीन के बाहर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। कमरे में फिर से शांति थी। बस कैमरे की हल्की सी आवाज़ आई। वो आदमी अब भी वैसे ही बैठा था। मैंने टेप बंद किया, लेकिन मेरी दिमाग में उसकी डरावनी मुस्कुराहट काफ़ी देर तक रही। मैं उस साइट पर फिर कभी नहीं गया, लेकिन कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि उसे कितने लोगों ने देखा होगा। आखिर वो है कौन? जब मैं 8 साल का था तब मेरे पापा मेरे लिए कंप्यूटर घर लेकर आए थे। उस दिन मम्मी और मैं बहुत एक्साइटेड थे। डैड ने मुझे एमएस पेंट चलाने के लिए दिया। पापा को देखकर लग रहा था उन्हें माउस यूज करने की हैबिट हो। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन पापा बहुत एक्साइटेड भी थे। लेकिन बाद में जब हम इंटरनेट से जुड़े तो ये हमारे लिए और भी बड़ी बात थी। पापा को लगता था कि कंप्यूटर भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है और वो 21वीं सदी की चाबी है। और ये काफ़ी हद तक सच भी था। वो कंप्यूटर को ऐसा मानते थे जैसा वो लोडेड गन हो। मुझे बाद में पता चला कि मेरे अंकल ने मम्मी को अलर्ट किया कि कंप्यूटर में बहुत सी गलत चीज़ें भरी होती है, जो बच्चों के मन में गलत बातें भर देती है। मुझे लगा कि अंकल कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे थे, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि ये पूरी तरह से सच या झूठ है। जब मुझे 6-7 साल बाद बिना किसी की देखरेख में अपने आप कंप्यूटर यूज करने की परमिशन मिली, तो मुझे एक छोटी सी वेबसाइट मिली, जिसे आप क्रेगलिस्ट के नाम पे जानते होंगे। मुझे लगता है कि 90% लोग जानते होंगे कि क्रेगलिस्ट क्या है। अगर आप नहीं जानते तो इसे गूगल या कोई और साइट पे देख सकते हैं। मैं उस वेबसाइट पर वापस नहीं जा रहा था।
बस मैं आपको कुछ अजीबो-गरीब वेबसाइट के बारे में जानकारी और उस पे डिस्कशन करने के लिए उस साइट पर जा रहा हूँ। और तभी ऑनलाइन मैंने एक परेशान करने वाली कहानी पढ़ी। ये एना नाम की एक छोटी लड़की की कहानी थी। उस टाइम मुझे लगता था मेरे अंकल राई का पहाड़ बना रहे थे। लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि पूरा इंटरनेट बेकार और परेशान करने वाली चीज़ों से भरा पड़ा है। 2007 में एक आदमी ने अपने न्यू बॉर्न बेबी पर नज़र रखने के लिए एक बेबी मॉनिटर डिवाइस बनाया और एक रात उसे ऑन करता है। वो अपने बच्चे को पालने में सोता देखने के बजाय एक गंदे तहखाने के कोने में 6 या 7 साल के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूसकर बंधा हुआ देखता है। और वो आदमी पुलिस को बुलाने के लिए भागता है और पुलिस आकर ये बताती है कि ये डिवाइस पास के घर में रखा हुआ डिवाइस के सिग्नल से कनेक्ट हो गया है। तभी पुलिस पास के घर में जाकर पता लगाने की कोशिश करती है और वो वहाँ जाकर दो बहनों से मिलते हैं। बड़ी सिस्टर मुरवा 2 लड़कों की सिंगल मदर थी और हाल ही में उसने एना नाम की एक 13 साल की लड़की को अडॉप्ट किया था। जो उस आदमी ने देखा था वो लड़का उन दोनों लड़कों में से एक था जिसे पनिश किया हुआ था। डिवाइस वाला आइडिया उसकी माँ या उस आंटी का नहीं था। ये आइडिया तो उस 13 साल की बच्ची का था जिसे मुवा की बहन ने अडॉप्ट किया था। एना ने दोनों बहनों को उस लड़के को पनिशमेंट देने के लिए ही नहीं उकसाया, बल्कि वो उस लड़के की बॉडी से पतले पतले मांस के टुकड़े काटकर बिना बताए दोनों बहनों को रोज खाने में खिलाती थी। पहले पुलिस का मानना था कि एना भी दोनों बहनों के अत्याचार का शिकार है, लेकिन लड़कों की तरह एना में कोई लक्षण नहीं दिखे जिसे लगे कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है, जैसे चोट, घाव या कोई जलने का निशान। पूछताछ में लड़कों ने बताया कि ये सब उनके साथ ही होता है और एना के साथ ये सब कभी नहीं होता। एना उन लड़कों को यकीन दिलाती है कि उनकी गलती है, इसलिए उनको पनिशमेंट मिलेगी। उसकी बातों में आकर वो खुद को बचाना भी नहीं चाहते। दोनों बहनों को भी लगता था कि यही सच है। एना ने दोनों बहनों को विश्वास दिला दिया था कि वो जो कर रही हैं वो सही है। एना आने से पहले दोनों ने बच्चों को कभी नहीं पीटा था। एना घर के बाहर मिली थी। दोनों बहनों ने एना को एडॉप्ट जरूर किया था, लेकिन उन्होंने किसी भी अनाथ आश्रम का दौरा नहीं किया, ना ही एडॉप्शन एजेंसी से पूछताछ की। वो एक दिन अचानक उनके दरवाजे पर आई और कभी वापस नहीं गई। पुलिस एना के बारे में पता लगाने में जुट गई कि वो कहाँ से आई है और कुछ महीनों की छानबीन के बाद उन्होंने पता लगाया कि 13 साल की एना 13 साल की तो बिल्कुल नहीं थी, ना ही उसका नाम एना था। असल में वो 30 साल की थी। उसका नाम बारबरा था। उसे एक रेयर बीमारी थी। इस बीमारी में फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता, इसीलिए वो बच्ची लगती थी। जब तक पुलिस उसे पकड़ने के लिए गई तो वो देश छोड़कर भाग चुकी थी। उसकी फ़ोटो सर्कुलेट करके पुलिस ने उसे जल्द ही पकड़ ली और उसे उसी देश में वापस लेकर आई ताकि उसे उसकी क्राइम की सज़ा मिल सके। तब पता चला कि वो पोलैंड में किसी यंग फैमिली के साथ 14 साल की एज बताकर उनके घर में अपनी बातों से जगह बनाकर रह रही थी, जिसमें 2 छोटे बच्चे भी थे। क्रेगलिस्ट पर तरह तरह की अफवाहें थी कि एना के माता पिता किसी अजीब मजहब से संबंध था जिसे ग्रेल मूवमेंट कहा जाता है। लेकिन जितना मैंने देखा ये कुछ ज़्यादा ही अजीब था। इस आंदोलन का मेन मोटिव और आइडिया मिल के मेटा क्राइस्ट का संगठन बनाना था, एक नेचुरल पावर के साथ जिसमें ऐसे आदमी हो जिनमें जीसस के जैसे पावर हो। जैसे कि एना एक मेटा क्राइस्ट थी, लेकिन सही गाइडेंस ना मिलने के कारण वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगी। ग्रेल आंदोलन इतना सीरियस था कि ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने के बाद नेशनल सोशलिस्ट उनके पीछे पड़ गए। मुझे लगता है कि लोग दोनों बातों को जोड़कर एक खौफनाक साजिश में बदलना चाहते थे, जबकि मेरे लिए ये बात अपने आप में बहुत स्कैरी है। अब मुझे अपने अंकल की कही हुई बात याद आती है कि इंटरनेट गलत और डरावनी चीज़ों से भरा पड़ा है। मुझे भी यही लगता है, लेकिन ये सब सिर्फ इंटरनेट के अंदर की बात नहीं है, ये हमारी बाहर की दुनिया है, सच्ची दुनिया, जहाँ ऐसी डरावनी और ख़तरनाक लोग रहते हैं। और क्रेगलिस्ट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ हम ऐसी चीज़ों के बारे में सच में देख सकते हैं।
मेरे छोटे कज़न ने मेरे प्ले स्टेशन पर माउंटेन ड्यू गिरा दी और वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। मैंने कुछ घंटों बाद एक क्रेगलिस्ट बिंग पर पोस्ट देखी। किसी ने PS3 को $100 में बेचने के लिए पोस्ट डाली थी। लिखा था PS3 अच्छी कंडीशन में है और पैसों की मुझे अर्जेंट है। ये मेरे लिए गुड न्यूज़ थी। उन दिनों छुट्टियां चल रही थी, हर जगह ज़्यादातर लोग सो रहे थे और मैं बोर हो रही थी। मैं बहुत बेचैन थी। मैंने पोस्ट पर दिए हुए नंबर पर मैसेज किया और बेचने वाले ने तुरंत रिप्लाई दिया और मुझे बंद पड़े मार्ट की बेसमेंट वाली पार्किंग में मिलने को कहा। उसने पैसे के और पैसे ट्रांजैक्शन के बारे में पूछा। वो नहीं चाहता था कि वो ठंड कार के अंदर ज़्यादा देर बैठे। मन ही मन अपने आप को अलर्ट रहने को कहा। जब तक PS3 को अच्छे से जांच नहीं कर लेती, मैं उन्हें पैसे नहीं दूंगी। जब मैं वहां पहुंची तो आसपास सब खाली था। दूर एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी हुई थी और गाड़ी के बाहर एक आदमी ब्लैक हुडी पहने खड़ा हुआ था। उसने मुझे देखा और हाथ हिलाया और फिर मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास कैश है। उसके पूछने का ढंग सिंपल था, एकदम बोरिंग सा लग रहा था। मैंने सिर हिलाया। फिर उसने इशारे करते हुए कहा कि कार के पिछले सीट पे PS3 है, आके चेक कर लो। मैं अपनी कार के बाहर आई, उसकी तरफ बढ़ी और उसकी कार का पिछला दरवाज़ा खोला। सीट पर एक बॉक्स रखा हुआ था। बॉक्स का सील बंद नहीं था। जब मैंने बॉक्स उठाया तो वो PS3 नहीं था, वो गंदा और धूल भरा पुराना कंसोल था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका यूज काफ़ी सालों से नहीं किया गया हो। इससे पहले मैं कुछ रिएक्ट कर पाती, वो आदमी मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और अचानक वो बैग में से बंदूक निकाल के मुझे कहा, पैसे दे दो वरना तुम मारी जाओगी। उसकी आवाज़ बड़ी ही धीमी और कंट्रोल में थी। वो जरा भी नहीं घबरा रहा था। मैं अपनी जेब में से एनवेलप निकालने की कोशिश करने लगी और जैसे ही मैं एनवेलप देने के लिए मुड़ी, मैंने कार में ड्राइविंग सीट पर एक और आदमी को नीचे झुका हुआ देखा। वो घूर घूर कर देख रहा था। ये मेरे लिए एक बेड डील ही नहीं बल्कि मेरे लिए बिछाया हुआ एक जाल था। फिर उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। मैं समझ गई थी कि अब ये मुझे आसानी से जाने नहीं देंगे। अब ये मुझे कार में बैठने के लिए कहेंगे। मैं जल्दी से एनवेलप उनके हाथों में देने के बजाय गाड़ी में फेंक कर भागने लगी और मुझे लगा कि वो ये कैश पाकर मुझे छोड़ देंगे और खुश हो जाएंगे। लेकिन मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा। मैं सोचने लगी कि कौन $100 के लिए ऐसे लुटता है। असल में वो पैसे नहीं, मुझे चाहते थे। और फिर उन्होंने जो किया उससे कोई मतलब नहीं कि मैं जिंदा रहूं या मरूं। पहली गोली मेरे पास से गुजर गई, दूसरी गोली मेरे पैर के पास ज़मीन पे लगी। मैं एक पल भी बर्बाद ना करते हुए कार तक पहुंची और हैंडल खोल रही थी। तब तक उसने तीसरी फायरिंग कर दी। वो बहुत तेज और ज़ोरदार थी। उस गोली ने मेरी कार के पीछे का शीशा तोड़ दिया। मैं जल्दी से कार में बैठी और जोर से दरवाज़ा बंद किया। गाड़ी स्टार्ट करके पूरी स्पीड से कार चलाई। उस पार्किंग में से जितनी तेज़ी से हो सकता था मैं निकल गई। मेरे हाथ बहुत कांप रहे थे। मैं मुश्किल से स्टीयरिंग संभाल पा रही थी। घर पहुंचने के बाद घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और अंधेरे में बैठी रही। मैं सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मेरी कार का टूटा हुआ शीशा मुझे याद दिला रहा था कि मैं किसी बुरी घटना का शिकार होने वाली थी। मैं कभी भी वो घटना को भुला नहीं पाऊंगी।